हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चले दोस्तों, अगले वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, इसी वजह से हमने दूसरा वीडियो बनाना उचित समझा। तो आप लोग समझें इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं, है ना। तो देखिए दोस्त, हम लोग बात कर रहे थे राज्यसभा के बारे में, जो कि ये सारे पॉइंट थे। मतलब राज्यसभा का सभापति, उपसभापति और महासचिव के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कैसे क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप लोग एक एक चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला पॉइंट और देखते हैं कि क्या कैसे होता है। वो आप अच्छे से समझे, उस वीडियो में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो समझने में, तो समझे इसको ज़रा। चलिए भाई, देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति को हम कैसे हटाएंगे या कौन हटा सकता है, तो देखिए, जो आपके सभापति होता है, ये जो सभापति है किसका, राज्यसभा का, राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा के सदस्य ही इसे बहुमत पारित करके हटा सकते हैं। ठीक, हटा सकते हैं किसे, जो सभापति होता है, ये राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके बहुमत प्राप्त करके ही हटा सकते हैं। कहने का मतलब 2/3 सदस्यों से बहुमत प्राप्त करते हैं तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। जब आप हटाने के लिए जाएंगे तो 14 दिन पहले क्या करना होता है, 14 दिन पहले उसे सूचना देनी होती है। सूचना देना आवश्यक होता है। समझ में आई बात। तो आपको यहाँ उपराष्ट्रपति को जब आप हटाने जाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम आपको क्या कर रहे हैं, हटाने वाले हैं। लेकिन याद रखना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलती है यहाँ। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाते हैं। समझ में आई बात। महाभियोग प्रक्रिया में भी 14 दिन वाला सिस्टम चलता है, लेकिन यहाँ नहीं चलता है। मतलब 14 दिन पहले आप सूचना देंगे, लेकिन इसे कह सकते हैं महाभियोग प्रक्रिया नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है जिसे हटाने के लिए। समझ में आई बात। और सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखना है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इस सभापति की नियुक्ति कौन करेगा, तो सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखें, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये अपना त्यागपत्र भी किसे देता है, तो त्यागपत्र भी ये किसे देगा, राष्ट्रपति को ही देता है। किसे देता है, राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देता है। ये अपना त्यागपत्र जो है ना, त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देता है। इतनी चीज़ें हम बात कर चुके हैं कि ये क्या है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर राज्यसभा का सदस्य होता तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है। और इसके बाद में कह सकते हैं कि क्या करते हैं, इसे हटाने के लिए, इसे हटा कौन सकता है, तो राज्यसभा के सदस्य ही बहुमत पारित करके हटा सकते हैं सभापति को, ना कि लोकसभा के सदस्य नहीं भाग लेते हैं इसको हटाने में। केवल और केवल राज्यसभा के ही द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, और बहुमत पारित करते हैं और इसको हटा दिया जाता है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से इन सदस्यों को हटा दिया जाता है। और कहते हैं जब हटाने जा रहे हों तो 14 दिन पहले इसको सूचना देनी होती है कि हाँ, हम आपको हटाने वाले हैं। और इसके बाद में भी हम ये कहते हैं कि इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक, बात समझ में आ गई इतनी। तो बस इतने पॉइंट हैं कुछ, और इसके बाद में आपका जो है सभापति मिलता है, उसके बारे में देख लीजिए ज़रा। सभापति क्या होता है इसके बारे में देखें। तो
तो जो आपका उपसभापति होता है, ये जो उपसभापति होता है, ये सभापति का कह सकते हैं राज्यसभा का सदस्य होता है। ये क्या है? राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक, कौन? उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। तो इसका कार्यकाल कितना होगा? तो इसका कार्यकाल जो है वो कार्यकाल कितना होगा भाई? इसके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का होगा, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य है, इसलिए इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, बात समझ गए। लेकिन अगर हम और बात करें आगे की सभापति के बारे में, उपसभापति के बारे में, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सभापति इसे नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यसभा का सभापति इसे नियुक्त करने का काम करता है, इसे नियुक्त करने का काम करता है। ठीक, नियुक्त कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति ही उपसभापति को नियुक्त करने का काम करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक, बात समझ में आई? तो ये आपका एक कैसा है? सभापति, मतलब ये राज्यसभा का सदस्य होता है और ये सहायता करता है इसकी भी। ठीक, राज्यसभा में जो काम काज होते हैं वो सभापति को सहायता प्रदान करने का काम करता है। अब हम बात कर रहे हैं महासचिव की। महासचिव क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए और जरा। अगर हम महासचिव की बात करते हैं तो महासचिव भी क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। जब ये राज्यसभा का सदस्य होगा तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो इसका कार्यकाल भी क्या होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन याद रखना दोस्त, इसे नियुक्त कौन करता है? तो सभापति भी इसे क्या करता है? राज्यसभा का सभापति इसे नियुक्त करता है। राज्यसभा का सभापति इसे नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है। ठीक, किसे करता है? तो महासचिव जो होता है उसे नियुक्त करने का काम आपका सभापति करता है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, देखें आगे की ओर चलते हैं। तो आपको केवल इतने ही पॉइंट नोट करने, इस जो सभापति होते हैं राज्यसभा के कितने क्या होते हैं इसके बारे में ही बात कर रहे थे हम लोग। देखें जरा और आगे की ओर चलते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। समझ गए बात को? मतलब कहने का ये है दोस्त कि जो आपकी राज्यसभा होती है ये कहीं लोकसभा से ताकतवर होती है। क्यों? क्योंकि इसे कुछ विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, वो राज्यसभा के पास। समझ गए बात को? तो कौन कौन सी शक्तियां, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक, एक आपको मिलेगा जो आपकी 249, एक आर्टिकल मिलेगा आपको 249, आर्टिकल 249, और एक मिलेगा आर्टिकल 312। इन दोनों आर्टिकलों में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। ये कह सकते हैं राज्यसभा के विशिष्ट अधिकार, विशिष्ट अधिकार ये इनको प्राप्त हैं। किसको? राज्यसभा को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। कहाँ प्राप्त हैं? तो ये आर्टिकल आपको 249 और 312 में प्राप्त है। क्या है देखें। अनुच्छेद 249 में ये कहा गया है कि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची पर कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। ठीक, ये बात की गई। मतलब अगर आपका जो राज्य सूची होती है, कहने का मतलब है कि एक ऐसी सूची जिस पर राज्य सरकार अपने नियम व कानून बनाते हैं, उसे हम राज्य सूची कहते हैं। देखिए, जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ा उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देते हैं आपको। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक आपकी संघ सूची है, और एक आपकी राज्य सूची है,
और एक आपकी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है। ठीक, ये आपको कुछ सूचियां मिलेंगी जो आपको देखनी है। ठीक, तो इन सूचियों पर ही थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे चलते हैं जो आपको यहाँ बात बताने वाले। मतलब ऐसी सूची जिस पर केंद्र सरकार अपने नियम व कानून बनाती है, अपने नियम व कानून बनाती है। मतलब एक ऐसी सूची है जिस पर केंद्र सरकार अपने नियम व कानून बनाती है। लेकिन राज्य सूची वो सूची होती है जिस पर राज्य सरकार अपने नियम व कानून बनाते हैं। मतलब राज्य सरकार अपने नियम व कानून बनाती है। ठीक है, नियम व कानून बनाने का अधिकार जो रखती है वो आपकी राज्य सूची पर रखती है। लेकिन समवर्ती सूची में आपका ये बताया गया कि इस सूची पर, ये जो आपकी समवर्ती सूची है, इस सूची पर आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के नियम व कानून बनाएंगे। लेकिन अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें आपकी केंद्र सरकार को मान्यता दी जाएगी। कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर मान के चलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये चाहती कि, अगर राज्य सरकार चाहती कि नहीं ये नियम बनना चाहिए और केंद्र सरकार ये चाहती कि नहीं ये नियम बनना चाहिए, और उन दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि केंद्र सरकार के विषय को मान्यता दी जाती है। समझ में आई बात? यहाँ राज्य सरकार के विषय को मान्यता नहीं दी जाती। समझ में आई बात? हाँ, तो कहने का मतलब है कि अब जैसे संघ सूची के विषय एक आध दो एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम लोग देखते हैं रेलगाड़ी, मतलब जो ट्रेन सेवा है, ट्रेन सेवा जो है या रेल है, ये किस सूची का विषय है? तो ये आपकी संघ सूची का विषय है। मतलब ट्रेन पे अगर कोई भी नियम व कानून बनना है तो वो कौन बनाएगा? संघ सूची, मतलब केंद्र सरकार बनाती है। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि इस ट्रेन को राज्य सरकार चलाने वाली है। राज्य सरकार नहीं चलाती। ये जो रेल विभाग है वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के अधीन है। मतलब अगर उस पर कोई भी कानून या किसी प्रकार का कोई भी कानून बनाना है तो वो केंद्र सरकार बनाती है। आपने ये सुना है कि राज्य में कोई रेल मंत्री है? नहीं ना, क्योंकि राज्य सूची, मतलब राज्य में ये संघ सूची, मतलब राज्य सूची में इसे शामिल ही नहीं किया गया। मतलब इस पर जो नियम व कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बना सकती है। तो रेल जो है वो आपकी किस सूची के विषय? संघ सूची का विषय। लेकिन अगर हम बात करें राज्य सूची की तो याद रख सकते हैं जो पुलिस व्यवस्था है, यह जो आपकी सिंचाई व्यवस्था है, सिंचाई, ये आपकी केंद्र सरकार का विषय ना होकर के ये किसकी है? राज्य सरकार के विषय है। लेकिन अगर आपसे कहता है सेना किस सूची का विषय है, तो सेना संघ सूची का विषय है। एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। मतलब इस पे जो नियम व कानून बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन अगर पुलिस पर अगर कोई भी नियम व कानून बनाती है तो वो राज्य सरकार बनाती है। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ख़राब है, पश्चिम बंगाल की पुलिस बहुत अच्छी है, या मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही, तो वो एक एक राज्य की पुलिस व्यवस्था होती है। मतलब ये राज्य जो पुलिस व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। मतलब अगर इस पर किसी प्रकार का कोई भी नियम व कानून बनाना है तो वो राज्य सरकार बनाएगी। समझ में आई बात? और सिंचाई जैसे होती है ये भी आपकी राज्य सूची का विषय है। समझ गए बात? इस पे जो नियम व कानून बनाने हैं वो राज्य सरकार ही बनाएगी। अब अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है, जैसे अब हम देखते हैं इसमें शिक्षा पर आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम व कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार भी नियम व कानून बनाती है और राज्य सरकार भी अपने नियम व कानून बनाती है। मतलब दोनों को अधिकार हैं इस पर नियम व कानून बनाने के। किस पर? समवर्ती सूची पर। समझ गए बात को? तो कह सकते हैं केंद्र सरकार अपनी शिक्षा नीति लागू करती है, राज्य सरकार अपनी शिक्षा नीति लागू करती है। तो इन चीज़ों को आपको एक एक पॉइंट लेके चल रहे थे, हम उसी के विषय में बता दिए। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, हो गया होगा नोट। देखें जरा इसमें क्या क्या बातें की गई थी, हम उसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो ये विषय ऐसा है, यहाँ पर राज्य सरकार को, मतलब जो आपकी राज्यसभा है
उसे ये अधिकार दिया जाता है कि देखिए आप राज्यसभा हैं, फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि राज्य सूची जो है उस पर आप क्या बना सकते हैं, विषय पर कानून बना सकते हैं। जबकि राज्य सूची के विषय पर केवल और केवल कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकती है। अगर राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बनाना है तो कानून बनाने का जो अधिकार रखता है वो राज्य सरकार रखती है। कौन रखती है, राज्य सरकार इस सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन आपके आर्टिकल 249 में ये अधिकार दिया गया है किसे, राज्यसभा को, कि राज्य सरकार जो है या जो राज्यसभा है आपकी, वो इस सूची पर विषय पर मतलब इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। समझ में आई बात। तो इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार आपकी कौन रखती है, राज्यसभा रख सकती है। लेकिन लोकसभा इस सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। राज्य सूची के विषय पर लोकसभा कानून नहीं बना सकती। समझ गए बात को। ये हमारी राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं जो हमारी राज्यसभा को लोकसभा से महान है। मतलब अधिक से अधिक अधिकार किसे प्राप्त है, राज्यसभा को अधिक प्राप्त है, क्योंकि ये विशिष्ट शक्तियां हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और राज्यसभा को ये प्राप्त हैं। और आपका 300 कह सकते हैं 249 आर्टिकल जो है वो इस बात के बारे में उल्लेख करता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बात। मतलब जो आपके संघ सूची के विषय है, मतलब आपकी जो सिंचाई है उस पर राज्य जो आपकी सिंचाई है क्या है, सिंचाई जो है विषय वो आपका राज्य सूची के विषय है। मतलब राज्य सरकार इस पर नियम कानून बनाती है। तो राज्यसभा इस पर कानून बना सकती है, लोकसभा नहीं बना सकती इस पर। इसलिए इसे अधिक अधिकार है किसी राज्यसभा को। देखिए जरा अब हम और आगे बात करते हैं किसके बारे में। तो अनुच्छेद 312 और आपकी राज्यसभा को प्राप्त होता है। तो वो क्या कहता है, देखिए जरा 312 आर्टिकल क्या कहता है। देखें अनुच्छेद 312 क्या बताता है। ये कहता है राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ठीक, ये अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो आपके IAS की परीक्षा होती है और IPS की जो परीक्षा होती है, ये दोनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। समझ में आई बात। तो इनकी वैकेंसियां जो है वो राज्य सरकार निकाल सकती है। जो आपकी राज्यसभा है वो इनकी वैकेंसियां निकाल सकती है, ये राज्यसभा को अधिकार है। समझ में आई बात। लेकिन लोकसभा इसको नहीं निकाल सकती क्योंकि लोकसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्त। समझ में आई बात। तो मतलब आपका आर्टिकल जो 312 है वो ये बताता है कि राज्यसभा जो है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। मतलब इन पदों पर वैकेंसियां निकालने का अधिकार राज्यसभा को है। ठीक, बात समझ में आई। तो ये आपकी कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं लोकसभा मतलब राज्यसभा को, जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं। इन पे हमने आज चर्चा की। हालांकि ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि उस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जो उसकी क्लियरिटी थोड़ी सही नहीं आ रही थी, इसकी वजह से हमने दूसरा वीडियो बनाया। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे और हमारा आप लोगों से कहना यही है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, आपके लिए हमेशा यहाँ कमेंट बॉक्स खुला होता है। आपको अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें अवश्य बताएं कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या इस चीज़ पर हमें डाउट हो रहा है, तो आप अवश्य बताएं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।